नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में एनडीए के पक्ष में आई बड़ी आंधी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे ये इतनी बड़ी सफलता मिली। ज़मीन पर नहीं दिख रही थी, फिर भी कैसे सफलता मिली, इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। महागठबंधन की हार को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। हालांकि इस हार के पीछे जो रणनीति का स्तर है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में अगर हम देखते हैं वो उसका भी अंतर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें जिस तरीके की चुनाव आयोग की भूमिका रही है, जिस तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड न देकर और एनडीए के पक्ष में पूरा माहौल बनाने की काम करने की जो साजिशें हुई हैं, जो आरोप लगातार लग रहे हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम इस चुनाव के परिणाम पर बात करें तो एक महत्वपूर्ण इसमें एक और सूत्र निकलता दिखाई पड़ता है राजनीति का, और वो कहीं बहुत आगे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर एनडीए के पक्ष में चली आंधी तो थी ही, और एनडीए के साथ जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी सबका स्ट्राइक रेट 90, 80, 90, 85 के आसपास का रहा। लेकिन इनके अलावा और महागठबंधन के साथ लड़ने वाली पार्टियों का स्ट्राइक रेट वैसे ही रहा। उप मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको घोषित किया गया, एक सीट नहीं पाए वो लोग। मुख्यमंत्री जिसको घोषित किया गया हारते हारते बच गए, लेकिन जीत गए आखिरकार। पर एनडीए के अलावा जिसको सबसे बड़ी सफलता अगर कहा जाएगा मिली है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आंध्र और तेलंगाना में वो अपना प्रभाव रखने वाली पार्टी, और वहाँ भी ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में बल्कि हैदराबाद के आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव रखने वाली पार्टी किस तरीके से वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर के राज्यों में जाकर अपना प्रभाव बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे चुनाव के बिहार में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि वो की पॉइंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु ऐसा है जिस पर सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चा की जानी चाहिए। और ये जो असदुद्दीन ओवैसी का उभार है और मजबूती है, आप देखिए 2020 में भी वो चुनाव लड़े और उनकी पार्टी 5 सीटों पर कामयाब रही। सीमांचल के इलाके में लड़े जहां 24 सीटें हैं, इस बार भी 25 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। यानी उनका भी स्ट्राइक रेट 25% का रहा, और अच्छा स्ट्राइक रेट रहा अगर आप देखें कि जो विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तुलना में। यही नहीं, विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं को हराने में भी मुख्य भूमिका रही है AIMIM के नेताओं की, उनके कैंडिडेट्स की। अब बात इसकी जो हो रही है, आप ये देखिए कि बिहार चुनाव में तो अचानक उतरे थे, तैयारी पूरी की पूरी थी असदुद्दीन ओवैसी की, और पिछले चुनाव में उतरे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कई जगह चुनाव लड़ा उन्होंने। मेरठ में उन्होंने, उनकी पार्टी के कैंडिडेट ने मेयर का चुनाव जीत लिया। कई जगहों पर उनकी अच्छी खासी एक प्रेजेंस देखी गई, और उनकी अपनी पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पांव फैला रही है, दूसरे राज्यों में भी जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो दिखाई पड़ रहा है, और हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में ये चीज़ बहुत पहले से थी कि कैसे जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मुसलमानों के वोट ले रही हैं, उन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की जाए और मुसलमानों को नेतृत्व देने वाली एक पार्टी के रूप में खुद को इस्टेब्लिश किया जाए। काफ़ी पहले की बात है, 2016 में बीकापुर में चुनाव हुए थे। फैज़ाबाद ज़िले की, अब अयोध्या ज़िला हो गया है, वहाँ पर एक बीकापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर बाई इलेक्शन हुए थे, और बाई इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उस सीट पर दलित उम्मीदवार को उतारा था। सामान्य सीट थी, वहां उन्होंने दलित उम्मीदवार को उतारा था, और दलित उम्मीदवार को उतारकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को। मुसलमानों की पार्टी है, दलित उम्मीदवार को उतार रही है, सामान्य सीट पर उतार रही है, और उस सीट पर चुनाव हुए और हार हुई, लेकिन एक अच्छा खासा वोट मिला उनके कैंडिडेट को, और खुद असदुद्दीन ओवैसी वहां प्रचार करने गए। उस दौरान मेरी भी उनसे बात हुई थी, उसके अलावा भी कई बार उनसे बात हुई। उनका जो पूरा का पूरा निशाना उस समय हुआ करता था, वो निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई होते थे तो समाजवादी पार्टी के उस समय के नेता मुलायम सिंह यादव।
इसलिए क्योंकि उनका यह कहना था, और कई बार पब्लिकली इस बात को कहा भी उन्होंने अपने कई भाषणों में, बयानों में, इंटरव्यूज में, कि ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन मुसलमानों के लिए करती क्या है। हालांकि 2012 से 17 के दौरान जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के उस पर बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन उनका यह कहना था, और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की, खासतौर पर तब जब सरकार में नहीं रही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आई और उसके बाद अखिलेश यादव के हाथ में नेतृत्व आया पूरी तरीके से, तब भी वो लगातार हमलावर हैं। और अब तो इसलिए भी क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व है वो भी कहता है कि भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये पार्टी मुस्लिम और यादव वोटों के बदौलत इतनी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में खड़ी रहती है। और अगर ये इंटैक्ट वोट्स, और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो उसका इंटैक्ट वोट है वो मुसलमानों का है, उसके बावजूद मुसलमानों के लिए वो उस तरीके से नहीं साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं जिस तरीके से यादवों के साथ दिखते हैं या दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ। ये ओवैसी की पार्टी के नेताओं का कहना है। तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कहते हैं, खासतौर पर जब से आजम खान का ये मुद्दा आया था कि उनके साथ वो नहीं खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के तमाम और मुस्लिम नेताओं को पुलिस उत्पीड़न का या सरकारी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, वहां भी उस तरह से साथ नहीं खड़े दिखाई पड़े। तो इसको लेकर ये जो नाराजगी है, उस नाराजगी को कैसे कैश किया जाए उसकी कोशिश में ओवैसी की पार्टी लगातार लगी हुई है। हालांकि 2020 के में जब बिहार चुनाव में उनके जीते हुए 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे तो मायूसी जरूर हुई थी, लेकिन AIMIM बहुत मजबूती के साथ अगले चुनाव में तैयारी कर रही थी। एक बड़ा ऑफर दिया था इंडिया गठबंधन को उन्होंने कि हम भी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन शामिल किया क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे क्या कारण थे, वो भी कारण जेन्युइन कारण है। जो इंडिया गठबंधन के हैं उनकी अपनी वजह है, क्योंकि AIMIM भी पूरी तरीके से उसी तरह मुस्लिम हितों की बात करती है जिस तरह से बीजेपी हिंदू हित की बात करती है या बीजेपी से जुड़े जो संगठन है। इसके अलावा AIMIM को साथ लेकर ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ये अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगाना चाहता था कि वो पूरी तरह से मुस्लिमों का नुमाइंदा बन गया है, क्योंकि ये वैसे ही बीजेपी उस पर ये आरोप लगाए रहती है, तुष्टीकरण के आरोप लगाए रहती है, और कहीं AIMIM से गठबंधन कर लेते तो ये आरोप और पुख्ता हो जाते, उसका नुकसान होता। हालांकि जितना नुकसान हुआ है इससे ज़्यादा क्या नुकसान होता, लेकिन अब ये नुकसान क्यों हुआ है ये कई अपने हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये एक दूसरे पहलू की बात हो रही है। तो इस चुनाव में भी जब 5 सीटें AIMIM के उम्मीदवार जीत गए तो फिर निश्चित तौर पर उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। AIMIM पर यह भी ठप्पा है और कई जगहों पर वो चीज़ें सही होती भी दिखाई पड़ती हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। कितनी वो बी टीम है, कितनी ए टीम है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं अगर आप चुनाव में उतर रहे हैं और आप चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। सब पर कोई ना कोई ठप्पा रहता है कि वो किसकी बी टीम है, क्योंकि वहाँ गठबंधन को हराने का काम किया तो गठबंधन अगर उनको साथ ले लेता तो फिर जीतने का काम करा सकते थे। उन्होंने तो ऑफर किया और उन्होंने एक मैसेज देने की ये कोशिश की कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन के लोगों ने हमको नहीं शामिल किया। और यानी ये संदेश देने की कोशिश की कि मुसलमानों का वोट इनको चाहिए, लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर गए इंडिया गठबंधन के लोग, जो वहां पर मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया, लेकिन जहां पर 18% वोट है मुसलमानों का और उस वोट पर आप अपना एकाधिकार समझ रहे हैं, मानकर बैठे हुए हैं, वहां आप मुस्लिम को डिप्टी सीएम घोषित करने में आपको क्या दिक्कत थी? और नहीं करना था तो कोई भी ना करते। आपने दलित को भी नहीं किया। वोट आपको दोनों का चाहिए। ये उन पर ये आरोप चस्पा हो रहे हैं। अब इन चीजों का AIMIM को जो बिहार में वोट मिले हैं उसका बड़े पैमाने पर जो एक उसकी ओवरहॉलिंग की जा रही है और जिस तरीके से उसकी सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, उसके लिए अगला चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश में, और बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनाने की तैयारी की जा रही है AIMIM की ओर से। और इस बड़ी प्रयोगशाला में
ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एआईएमआईएम के साथ आने वाली है। उसकी बातें चल रही हैं। एक चीज़ और, जब बीकापुर के चुनाव की मैंने बात की फैज़ाबाद में 2016 में, उस दौरान एससी कैंडिडेट को उतारा मैदान में और मुसलमानों का सहयोग तो मिला ही मिला, बहुत बड़े पैमाने पर एआईएमआईएम की वजह से खुद ओवैसी वहाँ पहुँचे थे। कभी भी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती उस तरीके से टारगेट पर नहीं रही हैं ओवैसी की, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या लालू यादव हुआ करते हैं। तो उनका पूरा का पूरा निशाना ये रहता है कि ये लोग वोट ले रहे हैं लेकिन उसको नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे कारण भी है कि बीएसपी ने भी मुसलमानों का वोट लिया है, और बीएसपी के साथ यह है कि उसके पास अपना मजबूत 18-20% का जो दलित वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। इतना बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास नहीं है जो पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा हो। यहाँ तक कि जो यादव वोटर्स भी हैं वो भी अक्सर, जहाँ पर यादव कैंडिडेट नहीं होते हैं, ये कहा बहुत आम धारणा है और कई चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि वो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर बीजेपी से यादव कैंडिडेट नहीं है और दूसरी बीजेपी से यादव कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी ने किसी दूसरी जाति के प्रत्याशी को खड़ा किया है या मुस्लिम को खड़ा किया है, तो वहाँ यादव वोटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बीजेपी की ओर। ऐसा भी देखा गया है और ऐसे इस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। लेकिन तो इन सारी चीज़ों को कैच किया ओवैसी ने और अब वो बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं समझौता करने, ऐसा माना जा रहा है। और एक बड़ी प्रयोगशाला तैयार की जा रही है राजनीति की उत्तर प्रदेश में, एक विकल्प देने की कि बीजेपी के अलावा, एनडीए के अलावा दूसरा क्या विकल्प हो सकता है। और ये बहुत बड़ा झटका होगा इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोट जब उसको ये दिखाई पड़ेगा कि हमको एक ऐसी लीडरशिप मिलने वाली है जो जीत के रास्ते पर ले जा रही है, और जीत ऐसी कि वो उस तरीके की जीत की वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं जिस गठबंधन के साथ वो जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो मुस्लिम वोटर है वो बड़ी संख्या में उनके साथ चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर या राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय में, इन दोनों राज्यों की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार की, वहाँ जिस तरह का अटैचमेंट दिखाई पड़ता है या कब नाराज़गी दिखाई पड़ती है, उसकी तुलना में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के प्रति बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। कारण यह है कि ये दोनों पार्टियां लगातार वहाँ पर सरकार में हैं और जाहिर तौर पर नाराज़गी होगी तो सरकार के साथ होगी। कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय से सरकार में है नहीं, वहाँ राज्य की सरकार में नहीं है और अब तो केंद्र की सरकार में भी 11 साल से नहीं है। और इधर बीच जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर और एक सेकुलरिज्म को बचाए रखने की लड़ाई लगातार राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसको लेकर उनके प्रति आकर्षण मुसलमानों का जरूर है। लेकिन अकेले स्थिति में और न तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और न लड़ने की स्थिति में दिखाई पड़ती है इन दोनों ही राज्यों में, उसकी वजह से बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन अगर ये मजबूत गठबंधन बनता है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी तैयारी पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी अब पूरी तरीके से वहाँ पर एक कह लीजिए कि बिल्कुल उसका आधार ज़रूर अभी थोड़ा बहुत बना हुआ है, लेकिन जीतने की स्थिति में कहीं अब वो दिखाई नहीं पड़ रही है। पर अगर एक बड़ा सपोर्ट उसको मिल जाता है, एक बड़ा बेस, वोट बेस मिल जाता है और साथ में उनका अपना है ही, तो ये फिर राजनीति में काफ़ी एक कह सकते हैं कि परिवर्तन लाने की स्थिति में दिखाई पड़ेगा वहाँ पर। क्योंकि अभी भी बीएसपी अगर इस स्थिति में दिखाई पड़ जाए कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में है, चुनाव लड़ रही है तैयारी के साथ, उनका मतदाता, बीएसपी का मतदाता तो सिर्फ इसलिए भटकने पर मजबूर हो जाता है कि वो अपनी पार्टी को चुनाव लड़ता नहीं देख रहा होता है। यह हम पिछले लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की भी बात, तब वो दूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर उसको ये महसूस होगा कि हाँ हमारी पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है, तो ये 18% तुरंत वहाँ पर 28% और 32% हो जाएगा। और साथ में अगर मुस्लिम वोटर्स का साथ मिलता है तो ये राजनीतिक समीकरण कहीं और पहुँच जाता है। और अगर बीएसपी वास्तव में एक
एक बेहतर रणनीति के साथ, तैयारी के साथ और गठबंधन के साथ इसमें आती है तो उसका जो पुराना सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अभी भी इस्तेमाल करती है। लेकिन सवाल यह है कि अब कितना भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, बीएसपी अपने को चुनाव में लड़ता हुआ दिखाती ही नहीं। ये सबसे बड़ी उसकी कमजोरी है। कई बार लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे पहले लगा कि हाँ बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही हैं बीएसपी नेता मायावती, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उनके अपने मतदाताओं का यह कहना है। तो इस स्थिति में जो बीएसपी की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग थी वो एक बार फिर बीएसपी के साथ इंटैक्ट हो सकती है। और इधर मुस्लिम वोटर्स जब ये देखेगा कि एआईएमआईएम और बीएसपी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो विनिंग कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, तो उसको फिर एआईएमआईएम के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़े खुशी के साथ वो आएगा, क्योंकि वो खुद देख रहा है कि उसके पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। उसका वोट लेने वाले लोग उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी आम धारणा हो गई है मुस्लिम वोटर्स के बीच में। तो एक बड़े राजनीतिक समीकरण को बनाने की ओर बढ़ रहे हैं एआईएमआईएम के नेता ओवैसी, और बहुत दिन से बड़ी पुरानी उनकी ये योजना है। लगभग 10 साल पुरानी योजना तो इसको हम कह ही सकते हैं। तभी से जब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह सक्रिय थे तब से उनकी योजना है, और उसके बाद तो फिर वो उसमें राजनीति में निष्क्रिय भी हुए, अब रहे भी नहीं इस दुनिया में। अखिलेश यादव के पास है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया है, और अब देखना है कि क्या होता है। लेकिन ये जो एक रणनीति बन रही है उसकी बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को बनाने की तैयारी हो रही है, और 2027 में के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक नए ढंग का राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता दिखाई पड़ेगा, और एनडीए के विरोध में, एनडीए से अलग या एक एनडीए के विकल्प के रूप में भी ये दिखेगा। अब ये कितना स्पेस ले पाएगा इंडिया गठबंधन का, या अगर इस तरह का समीकरण बनता है तो इंडिया गठबंधन इनको अपने साथ रखने की कोशिश करेगा। बहुत सारे समीकरण अभी बनते बिगड़ते दिखाई पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।